चलिए आज हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल के क्वेश्चन हमने आपको भारत का भूगोल पढ़ाया, विश्व का भूगोल पढ़ाया, यूपी स्पेशल पढ़ा दिया, ठीक है। और करंट अफेयर हमने एक साल का वार्षिकी जो इम्पोर्टेंट करंट हमने पढ़ा दिया। अब हम आपको इन्वायरमेंटल आज समाप्त करेंगे। मैराथन क्लास में 3 से 2.5-3 घंटे में आपका क्लास जो था समाप्त कर दे रहे हैं। और इसको जो था आप बार बार रिपीट करिए क्वेश्चन को, ठीक है, रिपीट करिए। 100% हमने आपको बता दिया कि 110 क्वेश्चन हमारे सीरीज़ से आएंगे। 2024 में जो होता है हमने सीरीज क्विक सीरीज पढ़ाया था, इसी प्लेलिस्ट में क्विक सीरीज है, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ से हमारा क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 70 क्वेश्चन आए थे। और करंट को लेकर के कुल 90 से 95 क्वेश्चन आए थे 150 में। तो इस बार हमने थोड़ा से लेट ज़रूर किए हैं क्योंकि PCS मेंस था, लेकिन फिर भी जो होता है हमने वादा कर दिया है तो करके दिखाएंगे। पर्यावरण एवं सतत विकास की बात करते हैं। पहले पर्यावरण की बात करते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से रहता है, वो पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। ये आपको परिभाषा आप जानते हैं, इसको ज़रूरत नहीं है। देखेंगे इसको 2 भागों में बांटेंगे, जैविक और अजैविक संगठन आपस में अंतःक्रिया भी करते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ आच्छादित भौतिक और जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करते हैं, ठीक है। 1986 के तहत देखेंगे पर्यावरण का वर्गीकरण देखेंगे तो भौतिकी पर्यावरण में जलवायु, ये क्वेश्चन पूछा गया आरओ में, ठीक है। ये देखेंगे, अभी बताएंगे कहाँ से पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और हमने इस सीरीज में जो होता है PCS और RO, ठीक है, ये दोनों एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन पूछा है सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं और कुछ नए क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बना है। तो भौतिकी पर्यावरण में जलवायु, मृदा, भू आकृतियाँ, जलाशय और चट्टानें, खनिज, ठीक है, ये भौतिकी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम मानव निर्मित गतिविधियाँ होती हैं जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत हम वनस्पतियाँ, जंतु और सूक्ष्म जीव आते हैं, ठीक है, ये होते हैं जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। हम देखेंगे सतत विकास, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा 1987 में जो होता है प्रकाशित रिपोर्ट में आवर कॉमन फ्यूचर नोट करेंगे। ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत को पूरा करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना ही, ठीक है, प्रभावित किए बिना ही वर्तमान समय की आवश्यकताओं को पूरा करे, वही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाएंगे, ठीक है, वही सतत विकास कहलाता है, ठीक है। तात्पर्य क्या होता है? तात्पर्य क्या है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित होगा जब आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन आवश्यक जैव भौतिकी और सामाजिक पारिस्थितिकी और परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित और समृद्ध की जा सके, तब हमें तात्पर्य समझ के आएगा सतत विकास का, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखिए एक देखेंगे हम द मिलेट टू ग्रोथ रिपोर्ट प्रकाशन कब हुआ था? 1972 में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1987 में, नोट करते जाइएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन कब हुआ था? 1989 में, 1987 में अस्तित्व में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में सतत विकास के प्रति पूर्ण समर्थन दिया गया था, ठीक है। प्रथम जो होता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 में रियो की घोषणा में सतत विकास के जो होता पूर्ण समर्थन जो होता मिला था। तो कहाँ मिला था? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, नोट कर लेंगे, 1992 में। आगे चलेंगे, हम देखेंगे नेक्स्ट पर्यावरण अपकर्ष क्या होता है, नोट करेंगे। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण के होने वाले नुकसान को हम पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं, ठीक है, पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। ये क्वेश्चन कथन और तर्क में पूछता है, इसलिए जो था हमने यहाँ पर परिभाषाएं गलत ना हो इसलिए यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। देखेंगे पर्यावरण निम्नकरणीय मानवीय कलापों से विपरीत पर्यावरण परिवर्तन, पारिस्थितिकी असंतुलन से ये सभी
पर्यावरण अपकर्ष को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण कुछ शब्दावलियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ हैं जो आपके कथन और तर्क में पूछा जाता है। और इस बार कथन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 कथन आ सकता है जैसे यूपीएससी में, क्योंकि सेम टू सेम यूपीएससी का नकल जो होता है आपका लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, सेम टू सेम जैसे वो पेपर बना रहा है उसी तरह से यहाँ पर। धारणी कृषि का मतलब क्या होता है? पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि की इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, उसे हम क्या करेंगे? धारणी कृषि कहते हैं। ठीक है, मतलब पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए हम भूमि का इस प्रकार प्रयोग करें कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे, तो हम उसे धारणी कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारणी कृषि कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है? पर्यावरण के परीक्षण संरक्षण हेतु पर्यावरण अधिनियम भारत में 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, ये आपको पता है। आगे देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टॉकहोम स्वीडन में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दे के रूप में संबोधित करने के वाला विश्व का पहला सम्मेलन था। ठीक है, पर्यावरण को जो था एक प्रमुख मुद्दे के रूप में संबोधित करने वाला जो था पहला विश्व सम्मेलन था। कहाँ? स्टॉकहोम में। कहाँ? स्वीडन में 1972 में। नोट कर लेंगे 1972 में। आगे देखेंगे हम लोग, एक शब्द होता है, ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इको मार्क। ये तो बहुत बार आप पीसीएस में पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया। इको मार्क क्या होता है? ठीक है, यह प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्री और सुरक्षित हो, उनको जो होता दिया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे साइलेंट स्प्रिंग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। ये कौन? साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, ये पर्यावरण विज्ञान से संबंधित पुस्तक है, साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, लेखिका है अमेरिकी जीवविज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन। नोट करेंगे, रेचल कार्सन इस पुस्तक के लेखक हैं। ये पुस्तक सितंबर 1962 में प्रकाशित हुई थी। साइलेंट स्प्रिंग क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट हरित विकास, ये भी पूछा गया है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? नोट करेंगे WM एडम्स। हरित विकास, इस पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरओ में। जितना क्वेश्चन पूछा गया है सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रीन वॉश, ये भी पूछा गया है। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक संगठन अपनी पर्यावरण प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा पर्यावरण के लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। ठीक है, वो पर्यावरण के संबंध में पर्यावरण के संबंध में झूठ का वादा करता हो, वह क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रीन वॉश कहलाता है। बस इतना ही लाइन याद रखेंगे तभी समझ जाएगा। पर्यावरण की अगर संबंध में झूठा वादा करता हो तो ग्रीन वॉश कर रहा है। ठीक है, तो ये इतना ही समझ जाएंगे आप। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी और पारितंत्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जर्मन जीववैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल को जाता है। नोट करेंगे किसको जाता है? जर्मन के जीववैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल को प्राप्त है। ठीक है, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय जर्मन जीववैज्ञानिक अर्नस्ट हैकल को प्राप्त है। ठीक है, यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्राकृतिक संरचना और प्रक्रिया का अध्ययन होता है। कौन कहा था? यूजी ओडम के अनुसार। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक अजैविक दोनों संगठनों से युक्त क्रियाशील प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है जिसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ठीक है, अब स्वयं की उत्पादकता होती है, वही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। यह एक खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा पदार्थों का लगातार निवेश और बहिर्गमन होता रहता है। ठीक है, ये खुला तंत्र होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा पदार्थों का लगातार निवेश तथा बहिर्गमन होता रहता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। ठीक है, उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारी की संख्या मांसाहारियों से अधिक होती है। ठीक है, ये तो आपको पता है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है उत्पादक ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मांसाहारी कम पाए जाते हैं लेकिन शाकाहारियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। एक शब्द होता है सीयर। सीयर क्या होता है? समुदायों का, नोट करेंगे, समुदायों का
पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है, जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम सीयर कहते हैं। एक एक शब्द आएगा आपको मिलेगा बहुत ही, ठीक है। पारिस्थितिकी संक्रमण, यह मानव और भौतिक परिवर्तन के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। नोट करेंगे, पारिस्थितिकी संक्रमण जो होता है मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है, पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी संक्रमण कहलाता है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। इन्होंने यह अवधारणा 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन में प्रस्तुत की थी, ठीक है। ह्यूमन एडाप्टेशन में क्या की थी, प्रस्तुत की थी। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। निकेत, आगे देखेंगे। निकेत यह उन परिस्थितियों की श्रेणियों को प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है, ठीक है। निकेत कहलाता है। यह उन स्थितियों की श्रेणियों का प्रतिपादन करता है जो संसाधन के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन करता हो, ठीक है। प्रत्येक प्रजाति का एक विशिष्ट निकेत होता है। प्रत्येक प्रजाति अपने पर्यावरण के लिए एक अनुकूल होती है, ठीक है, पर्यावरण के लिए अनुकूलित होती हैं, ठीक है। ये निकेत कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखेंगे, जीव से जीवमंडल तक जैविक संगठन का क्रम क्या है। पहले जनसंख्या, फिर समुदाय, फिर पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य। ये क्वेश्चन PCS RO में दोनों जगह पूछा गया, देख लीजिए उठा करके। जीवमंडल तक जैविक संगठन का क्रम पूछा गया है कि नहीं, पूछा गया है। जनसंख्या पहले होगी, फिर समुदाय होता है, फिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, फिर भूदृश्य होता है। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को गलत हो गया था, ठीक है। एक ही जात के जीवधारियों की संख्या को उसकी जनसंख्या कहते हैं। एक ही जात के जीवधारियों की संख्या को उनकी संख्या कहते हैं। नोट करेंगे, आगे देखेंगे। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती हैं। जब दो या दो से अधिक जातियां जनसंख्या मिलती हैं तो वो क्या करते हैं, समुदाय का निर्माण करते हैं। समझ लीजिए, समुदाय, जातियां सब समझते जाइएगा, ठीक है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र या भूदृश्य में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं, ठीक है। क्या, एक निश्चित भू क्षेत्र या भूदृश्य में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। नोट करेंगे, ठीक है, पाए जा सकते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जैविक अनुक्रमण जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं को जो होता है सही क्रम क्या होता है। प्रावस्थाओं का जो होता है सही क्रम निकालेंगे। पहले, ठीक है, नग्नीकरण या न्यूडेशन, फिर प्रवास, फिर जो था स्थापन, फिर प्रतिक्रिया, फिर स्त्रीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा गया है, ये भी RO में पूछा गया। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको लगता है नया है, लेकिन क्वेश्चन उठा के देखिए PCS RO में इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने अनुक्रमण को एक क्रमागत विधि बताया है। ओडम नामक वैज्ञानिक ने जो था अनुक्रमण को क्या बताया, एक क्रमागत विधि बताया है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हेडिंग डालेंगे, ठीक है। पहला, जीवी घटक। पारिस्थितिकी तंत्र में जीवी घटक 3 होते हैं। पहला जो होता उत्पादक होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हरे भरे या हरे पौधे आते हैं, सभी हरे पौधे आते हैं। हरे पौधे को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भोजन उत्पादन और ऊर्जा का संचयन करना होता, उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। उपभोक्ता के कार्य क्या होता है, ये अपना भोजन प्राथमिक उत्पादकों अथवा अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को द्वितीय उत्पादक कहते हैं, ठीक है। परपोषी उपभोक्ताओं को जो होता है द्वितीय उत्पादक कहते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। एक होता अपघटनकर्ता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अपघटनकर्ता। ये जीवी घटक होते जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन व ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आते हैं। अजीवी घटक की बात करेंगे।
इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आते हैं। इसके 3 घटक होते हैं। पहला देखेंगे कार्बनिक घटक, पहले अकार्बनिक देखेंगे। पहला अकार्बनिक घटक मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, हाइड्रोजन, फास्फोरस आदि जो होते हैं अकार्बनिक घटक आते हैं। ठीक है, दूसरा होते हैं कार्बनिक घटक की बात करेंगे। इसके अंतर्गत मृत पौधों एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या उनके अपघटन द्वारा उत्पादित उत्पाद और यूरिया और ह्यूमस आदि यहाँ पर आते हैं। ठीक है, नोट करेंगे, यूरिया और ह्यूमस आदि आते हैं। आगे देखेंगे भौतिक घटक क्या होते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु कारक हैं जैसे प्रकाश, ताप, हवा आदि जो होते हैं भौतिक घटक होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र खाद्य श्रृंखला। ठीक है, नोट करेंगे। आगे चलेंगे खाद्य श्रृंखला, ये विभिन्न प्रकार के जीवधारुओं का ऐसा क्रम है जिसमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जीवों द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। नोट करेंगे, जीवों के द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है। नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। ऊर्जा का 10% भाग ही एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में हस्तांतरित होता है। ठीक है, जो ऊर्जा होती है एक पोषण से दूसरे पोषण में अगर स्थानांतरित केवल 10% होता है, 90% लेस हो जाता है। ठीक है, पोषक स्तर की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। ठीक है, पहला देखेंगे पोषण स्तर फर्स्ट, स्वपोषित जीव प्राथमिक उत्पादक आते हैं। पोषण स्तर 2 में प्राथमिक उपभोक्ता जैसे मनुष्य हो गए। ठीक है, पोषण 3 में द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। पोषण 4 में सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। नोट करेंगे, सर्वाहारी या तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत बार पूछा गया। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के अधिकतर मात्रा के लिए जो होता है फाइटोप्लैंक्टन्स की उत्तरदायी होता है। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होता है क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जैविक तथा अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों के कार्य जो होता है उत्पादक करते हैं। ठीक है, बिचौलियों के कार्य का उत्पादक करते हैं। ठीक है, एक ओर ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह मृदा से खनिज या पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कि वहीं दूसरी ओर से ये स्वयं उपभोक्ता के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के में विद्यमान भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, विद्यमान भी होते हैं। तो जान गए फाइटोप्लैंक्टन्स के मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलें। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल देखेंगे। एक पारिस्थितिकी तंत्र की सभी खाद्य श्रृंखलाएं कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपस में संबंधित होती हैं। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। नोट करेंगे, एक दिशी होता है, एक दिशा में होता है, होते हुए भी कई पथों से होकर ये प्रवाहित होता है। ठीक है, नोट करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। नोट करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की आहार श्रृंखला में सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। लोटिक परितंत्र, नोट करेंगे। लोटिक परितंत्र किसी भी प्रकार का गतिमान या बहता जल होता है। स्रोत जो होता नदी, स्प्रिंग, चैनल, स्ट्रीम आज जो होता है यहाँ पर जो होता है लोटिक परितंत्र कहलाता है। और एक होता है लाइटिक परितंत्र। लोटिक और लाइटिक दोनों याद रखिएगा। किसी भी प्रकार का स्थिर जल होता है, नदी, स्प्रिंग, चैनल और स्ट्रीम, ये जो होता है गतिमान या बहता जल होता है लोटिक परितंत्र में, और लाइटिक परितंत्र जो होता है स्थिर जल में होता है। नोट करेंगे, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, लोटिक और लाइटिक।
ठीक है। जीवभार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति जो होता है इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखा चित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवभार का पिरामिड कहते हैं। असली पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। नोट करेंगे, जो असली पारितंत्र होता है इसमें जीवभार का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। नोट करेंगे, सीधा होता है। ठीक है। जलीय पारितंत्र में जो होता है पिरामिड उल्टा होता है, अर्थात इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका सही क्रम देखेंगे। मैंग्रोव, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर। ठीक, घटती उत्पादकता के क्रम में। ठीक है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, फिर महासागर। ठीक है। यूकोलिप्टस, नोट करेंगे, यूकोलिप्टस को अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु या पर्यावरण संकट के रूप में घोषित किया गया है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ठीक है, ये तो पूछा गया है। आगे देखेंगे। पारिस्थितिकी पदछाप, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी घटकों की वह आवश्यक मात्रा जो मनुष्य को उसके जीवन शैली को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक होती है। जीवन को शैली को सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक होती है। इसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा कार्बन उत्सर्जन का मापन भी किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी पदछाप में। ठीक है, इसके माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर है। नोट करेंगे। आगे देखेंगे। गहन पारिस्थितिकी, अर्नीस नेस, नोट करेंगे, अर्नीस नेस ने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, प्रयोग किया था। मोनोक्लाइमेक्स, एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन F.E. क्लेमेक्स ने किया था, जो था इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र में एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है, जबकि उसके और अन्य समुदाय विकसित हो रहे हैं। ठीक है, विकसित हो रहे हैं। पारिस्थितिकी नीके, बहुत ये भी क्वेश्चन पूछा गया। नीके बहुत इंपॉर्टेंट है, नीके भी पूछा गया है। इस शब्द का सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनले ने वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास कहा था, जिसे इसे सूक्ष्म आवास कहा था। ठीक है, नोट करिएंगे। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययता है। यह नारा संबंधित है चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, यह मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। ठीक है, चिपको आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहां के लोगों के द्वारा 1970 के दशक में जो होता है प्रारंभ किया गया था। आगे चलेंगे। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की उपस्थिति को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में क्या रहती हैं? संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक पारितंत्र में भी क्या कहा जाता है? पाया जाता है। ठीक है, जैव विविधता अल्फा, बीटा एंड गामा, अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। जैव विविधता अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। संकल्पना की बात करें, हीटिकर, नोट करेंगे, हीटिकर द्वारा सर्वप्रथम 1960 में प्रस्तुत की गई, जिसे 1972 में व्यवस्थित और परिवर्धित किया गया था। ठीक है, व्याख्या या कह सकते व्यवस्थित या व्याख्यायित परिवर्धित किया गया था। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम हिंदी में जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोशन ने किया था। क्वेश्चन पूछा गया बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता शब्द का जो होता है सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर सी रोशन ने किया था। ठीक है, रोशन, नोट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पहलू, बायोडाइवर्सिटी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, जैव विविधता, आनुवंशिकी, जाति, समुदाय, पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। ठीक है, कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करती है? निर्वहन करती है। नोट करेंगे, निर्वहन करती है। आगे चलें, हेडिंग डालेंगे हॉट स्पॉट। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। नोट करेंगे, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मायर्स ने वर्ष 1988 में किया था। हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां
पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता और स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका हॉटस्पॉट, पूर्वोत्तर भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंडो बर्मा, इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट का भाग, निकोबार द्वीप समूह में सूडालैंड हॉटस्पॉट का भाग, ये सभी जो होते हैं हॉटस्पॉट शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हॉटस्पॉट। आगे देखेंगे, जैव विविधता क्षरण के कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास हो रहा है, आरओ में पूछा जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन हो रहा है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो रही है, वनों को जो होता कम सघनता होती है, औद्योगिकरण हो रहा है, अवैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, अवैध शिकार और तस्करी हो रही है। ये सभी जैव विविधता के कारण होते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो होता है जैव विविधता घटती है। ठीक है। जाने पर जो होता है जाति या जैव विविधता घटती जाती है। जीव हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, जैव विविधता क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है। विशालतम जैव विविधता अमेजन के वर्षा के वनों में पाई जाती है, अमेजन के वर्षा के वनों में पाई जाती है। आगे देखेंगे, जैव विविधता जो था शीतोष्ण क्षेत्र से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जातियों का आश्रय होता है, अधिक जातियों का आश्रय होता है। ठीक है। तितलियां नाम सुने होंगे, तितलियों के बारे में पूछा गया है। ठीक है। तितलियों के बारे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अनियत तापमापी प्राणी हैं। इनके रहने हेतु उष्ण गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ठीक है। यही कारण है कि तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां उष्णकटिबंधीय देशों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय देशों में जो होता पाई जाती हैं। ठीक है। बहुत कम तापमान में यह उड़ान नहीं भर सकती हैं क्योंकि ये अपने शरीर के तापमान को विनियमित करने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में चेन्नई में तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में कहाँ? चेन्नई अर्थात तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है। आगे देखेंगे, सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। इसका मुख्य विस्तार भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान बने रहने के कारण विकास या वृद्धि की अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान बने रहने के कारण जो था विकास एवं वृद्धि की अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं। नोट करेंगे। ठीक है। आगे देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता के लिए उत्तरदायी कारक। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता, मध्य व्यवधान, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु। ठीक है। नोट कर लीजिए। आगे चलिए, जैव विविधता संरक्षण। जैव देखेंगे, जैव विविधता संरक्षण के 2 भागों में बांटेंगे, एक इन सिटू, दूसरा एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में जीव एवं वनस्पतियों को उनके आवास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, स्वस्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय वन उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, पवित्र उपवन हो गया, जीवमंडलीय रिजर्व हो गया, ये उनके ही स्थान पर रखा जाता है। एक्स सिटू का मतलब होता है वाय स्थानीय संरक्षण। ठीक है। जीव एवं वनस्पतियों को उनके वास क्षेत्र क्या करते हैं, उनके वास क्षेत्र से अलग दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है। ठीक है। जैसे जीन बैंक, बीज बैंक, ऊतक संवर्धन केंद्र इत्यादि इसमें शामिल किए जाते हैं। प्रवाल विरंजन नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवाल विरंजन के कारण, ठीक है, प्रवाल विरंजन कैसे बनता है? समुद्र तापमान और अम्लता में वृद्धि के कारण, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण के दबाव। ठीक है। इसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। ठीक है। जो तो शैवालों का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों ही क्या होते हैं, घटित होते हैं। नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूची में IUCN रेड डाटा बुक से होती है। नोट करेंगे, किसी प्रजाति को विलुप्त तब माना जाता है
जब वह अपनी प्राकृतिक आवास से 50 वर्ष से नहीं देखी गई हो। ठीक है, जब वो अपनी प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से नहीं देखी जाती है तो उन्हें हम क्या मानते हैं, विलुप्त प्रजाति मान लेते। क्या करते थे, विलुप्त प्रजाति मान जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोफेनेक। डिप्लोफेनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द दवा है, दर्द निवारक दवा है। इसका उपयोग पशुओं के लिए दर्द निवारक, बुखार एवं इलाज में किया जाता है। परंतु जब इस दवाई का उपयोग से कोई पशु मर जाता है तो मरे हुए पशु के मांस गिद्ध एक बार खा लेते हैं तो 30 दिन के भीतर जो होता है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यह दवा भारत में गिद्धों के विलुप्त होने के लिए एक उत्तरदायी मानी जाती है, डिप्लोफेनेक। ठीक है, रामसर कन्वेंशन हेडिंग डालेंगे, रामसर कन्वेंशन। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ। 21 दिसंबर 1975 को जो था ये कन्वेंशन प्रभावी हो गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक 2 फरवरी को मनाया जाता है। कमेंट में बताइए 2 फरवरी को मनाया गया, इस बार की थीम क्या थी? हमने कमेंट में बताइए, करंट हमने बढ़ा दिया। कमेंट बताइए थीम क्या थी। ठीक है, कुछ मुख्य आर्द्रभूमियाँ जैसे चिल्का झील उड़ीसा में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, भोज आर्द्र स्थल मध्य प्रदेश भोपाल में, होकेरा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, त्यूशे मोरोरी झील लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान भरतपुर में। पॉइंट के लिए मेरी, ठीक है, वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में। ठीक है, ये जो होता है कुछ चीज़ें रखे जाते हैं। आगे देखेंगे आर्द्रभूमि का उपयोग। आर्द्रभूमि का उपयोग, ये भूमि क्षेत्र जलीय और शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र होते हैं। आर्द्रभूमि क्षेत्र में प्रकृति में पानी सोखने व छानने की विशाल स्पंज होता है। ठीक है, विशाल स्पंज होता है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटाकर जल को शुद्ध करते हैं। बाढ़ के दौरान नम भूमियों पानी में मौजूद तलछट और पोषक तत्वों को अपने में समा लेते हैं और सीधे नदी में जाने से रोकते हैं। सीधे नदी में जाने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में जानिए। भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना चेन्नई के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में जो होता है की है। ठीक है, नोट करेंगे। जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबक थोर्न क्वेश्चन पूछा गया आरओ में। लद्दाख की पहाड़ी पर पाया जाने वाला एक पेड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेड़ की बेर में विटामिन पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। रूसी कास्मोनाट से इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण से बचाव के लिए प्रयोग किया था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिख बोल, ठीक है, सीबक थोर्न, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। आगे चलेंगे, ये भी पूछा गया। टोमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक वंदना शिवा के द्वारा लिखित है। ये एक सक्रिय पर्यावरण कार्यकर्ता एवं भूमंडलीकरण विरोधी लेखिका हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इनके बारे में। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस प्रदूषण। यहाँ से तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से तो आना ही आना होता है। चलेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए, ग्रीन हाउस गैस हरित गृह कहा जाता है या ग्रीन हाउस। ठीक है, इसकी संकल्पना की बात करें तो जोसेफ कोरियर ने 1824 में इसकी संकल्पना की थी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वायुमंडल में उपस्थित वह गैस है जो तापीय आवर्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरण का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। विकिरण का अवशोषण करती है और उत्सर्जन करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है। ठीक है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नोट करेंगे, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, जिसे कहा जाता है। ठीक है, ये सभी जो होते हैं, ये सभी गैस सार्वत्रिक तापन और वैश्विक ऊष्मन उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। WMO के अनुसार
प्रमुख दीर्घायु ग्रीन हाउस गैसों में ग्रीन हाउस प्रभाव या वैश्विक तापन के प्रति सर्वाधिक अपेक्षित योगदान क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का रखी गई है। मीथेन, ठीक है। आगे देखेंगे हरित गृह, नोट करेंगे हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन, ठीक है। आगे चलेंगे, देखेंगे हरित गृह प्रभाव से वातावरण में परिवर्तन क्या होता है। वातावरण गर्म होता है, वाष्पीकरण की तीव्र प्रक्रिया होने लगती है, वायु में आर्द्रता की मात्रा बढ़ने लगती है, जीवधारियों की संख्या में वृद्धि, क्योंकि ऊष्मा और नमी प्रजनता को सकारात्मक रूप देती है, ठीक है, सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, ठीक है। नोट करके लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होता है, ठीक है। धान के खेत दीमक की बम्बी से उत्सर्जित होने वाली गैस जो होती है मीथेन होती है। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए जो होता है इसको रखा गया है। जलवायु परिवर्तन के कारक, इसके दो प्रमुख कारक होते हैं। पहला जो होता है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक, जीवाश्म ईंधनों को अत्यधिक प्रज्वलन करते हैं, तेल से चलने वाली वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि इत्यादि होती है, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन वृद्धि वाले कारक, ठीक है। दूसरा कार्बन उत्सर्जन में कमी आने वाले कारक, वायुमंडल में कार्बन का सांद्रण बढ़ना, ठीक है। आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या होते हैं। हिम क्षेत्रों में तेज़ी से बर्फ़ पिघलता है, आप जानते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम क्या होंगे, ठीक है। सागर तट के समीपवर्ती क्षेत्रों को तेज़ी से डूबना जारी रखा गया, मौसम में तेज़ी से परिवर्तन होता है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, समय से पूर्व जो था आम के बौरे आ जाते हैं, प्रवाल भित्तियों का विरंजन होने लगता है, बीमारियों को फैलना शुरू हो जाता है, चक्रवात, तूफान, बाउंडर और बाढ़ की बारंबारता बढ़ जाती है, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग के सारे कारण हैं, ठीक है। मेंस के लिए लिखने के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी आया था, मेंस के लिए भी आया था, ठीक है। आगे देखेंगे हरित गृह प्रभाव के अभाव में जो होता है भू सतह का औसत तापमान 0 फ़ारेनहाइट या 18 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश चीन है। यूएसए दूसरे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर, रूस चौथे स्थान पर, जापान 5वें स्थान पर। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भूटान विश्व के शीर्ष कार्बन नेगेटिव देश बन गया है, ठीक है, माना जाता है, ठीक है, ये माना गया है कि वहाँ पर नेगेटिव कार्बन नेगेटिव है, ठीक है। आगे देखेंगे नेट जीरो। नेट जीरो भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका तात्पर्य क्या है, उत्पादित ग्रीन हाउस गैस की मात्रा वातावरण में अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच संतुलन होना, ठीक है। वातावरण से अवशोषित की गई गैस की मात्रा के बीच होता संतुलन होना नेट जीरो कहलाता है, नेट जीरो कहलाता है। आगे देखेंगे वैश्विक ऊष्मन को 250 तक जो होता है 1.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि तक सीमित करने पेरिस समझौते के तहत लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य हेतु विश्व के वैज्ञानिकों ने नेट जीरो 2050 की अवधारणा विकसित की है, ठीक है। नेट जीरो जो होता है 2050 की अवधारणा क्या की है, विकसित की है। आगे देखेंगे जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत। नोट करेंगे मिलानकोविच ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिए जो कि पृथ्वी की लंबी अवधि के लिए कक्षीय स्थिति से संबंधित है, कक्षीय स्थिति से संबंधित है। इस सिद्धांत के अंग देखेंगे पृथ्वी की कक्षा के उत्केंद्रता, पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता और विषुव आयन, ठीक है। नोट करेंगे, ये भी दोनों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पृथ्वी पर पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा में परिवर्तन के लिए सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की स्थिति में बदलाव भी उत्तरदायी होता है। इस सिद्धांत को जो होता है मिलानकोविच की परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को किसने दिया था, मिलानकोविच की परिकल्पना भी कहा जाता है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे, देखेंगे आई स्कोर भी पूछा गया है। आई स्कोर इन्वायरमेंटल में एक ऐसे शब्द मिलेंगे जो आप पहली दफ़े सुन रहे होंगे, लेकिन जब पेपर हल करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन ये आपको किताब में दिया गया है प्रीवियस में। हिम तत्व
या आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है, उसे हम आइस कोर कहते हैं। ठीक है, आइस कोर की अतीत की जलवायु वातावरण की जांच करने के लिए सबसे प्रत्यक्ष विस्तृत अभिलेख है। ठीक है, सबसे जो होता प्रत्यक्ष और विस्तृत अभिलेख है कौन? आइस कोर। आगे चलेंगे, पृथ्वी सम्मेलन 5 नोट करेंगे। वर्ष 1992 में विश्व भर के नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एकत्रित हुए पृथ्वी सम्मेलन के लिए जो था। ठीक है, एकत्रित हुए थे पृथ्वी सम्मेलन के लिए। कहाँ? पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ? नेता ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नोट करेंगे, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 5 वर्षों के बाद 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में, ठीक है, UNGA ने एक विशेष बैठक का आयोजन किया जिसे रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। यह एजेंडा 21 को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों के मूल्यांकन हेतु बुलाई गई बैठक थी। ठीक है, बुलाई गई बैठक थी। एजेंडा 21 सतत विकास के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी और स्वैच्छिक कार्य योजना भी रखी गई है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए, वर्ष 2010 में मैक्सिको में जो होता है आयोजित 16वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष अर्थात ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कहाँ? COP 16। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। ठीक है, इसको किया गया था। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन प्रोटोकॉल और संबंधित जो होता है ये RO का सबसे मुख्य परीक्षा है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा, इसको जरूर पढ़िएगा, नोट्स कर लीजिएगा। काटाजोना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है। स्टॉकहोम प्रोटोकॉल अनवरत जैविक प्रदूषक से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। ठीक है, इसको पढ़ते जाइएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ये जो होता है वैश्विक तापमान से संबंधित है। ठीक है, आपको देता है योगदान देने वाले गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु जो होता है लाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ये भी क्वेश्चन जो होता है कथन और तर्क में आया था। देखिए, पर्यावरण से जो भी क्वेश्चन आएगा 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो भी आते हैं थोड़ा हार्ड मीनिंग में आता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल नहीं, हार्ड मीनिंग में आता है, लेकिन जो अगर आप पढ़ लेंगे तो 100% आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली है जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो था सामने आई थी। ठीक है, जो था किसको? हरित गृह गैस जो होता है उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली है जिसे CDM कहा जाता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो होता है वनीकरण, कार्बन सिंक तथा अन्य देशों में कार्बनी न्यूनीकरण की परियोजनाएं आ जाती हैं। ठीक है, वैश्विक तापमान को कम करने में ये सहायक होता है। इस प्रणाली के तहत जो होता है विकासशील देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। जो विकसित देश हैं, विकासशील देशों में जो होता है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो होता है कुछ पूंजी देकर जो होता है कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे विकसित देश होते हैं, विकासशील देशों को जो होता है कुछ फंड जारी करते हैं और कहते हैं अपने यहाँ पेड़ पौधे लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी जो होता है ग्रीन हाउस गैसें कम की जा सकती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गहरी कार्बन वेधशाला। ठीक है, ये 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक वैश्विक समूह है। ठीक है, गहरी कार्बन वेधशाला जो होता है जो पृथ्वी कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप और उद्गम को समझने की दिशा में 10 वर्षीय अभियान के कार्यरत है। ठीक है, 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। इस अभियान के तहत जो होता है माइक्रोवेल, नोट करेंगे, माइक्रोवेल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय अवलोकन का क्या कार्य संचालित किया जाता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, नोट करिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। जलवायु परिवर्तन के लिए जो होता है राष्ट्रीय कार्य योजना। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उसके अनुकूल होने के लिए 2008 में शुरू किया गया था।
कौन था? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना। ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, नोट करेंगे। कार्य योजना को प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद के मार्गदर्शन पर तैयार और प्रकाशित किया गया है, नोट करेंगे। राष्ट्रीय, ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है इसलिए इसको पूछा जाएगा, अभी तक नहीं पूछा गया। आगे देखेंगे। इसमें 8 मिशन इस प्रकार हैं। इसमें राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना में 8 प्रकार के मिशन हैं। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा को, ठीक है, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन चालू किया गया। राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ये सभी जो होते हैं किसके तहत होने? राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत, नोट करेंगे। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन योजना कार्य योजना के 8 जो होता मिशन इसमें हैं, 8 मिशन याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत मिशन, नोट करेंगे। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ठीक है। ये 8 मिशन जो होता है इसके तहत है। ये क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। NAPCC कभी भी पूछा जा सकता है RO और ARO में, ठीक है, इसलिए जो उसको 100% रखे ये दिमाग में। आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो होता है मेल खाने के लिए लेते हैं, ठीक है, मिलान करने के लिए आता है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में, नोट करेंगे, बहुत ज़रूरी है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, गलती नहीं करना है, ठीक है। 1979 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जो होता 1997। कार्बन व्यापार जो होता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, नोट करिए, हो गया। आगे देखें। नेक्स्ट, ओजोन परत बड़ी चर्चा में रहती है। नंबर 1 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के प्रकाश से जो था पराबैंगनी विकिरण को अपक्रिया से पैदा होता है ओजोन परत, ठीक है। अब पराबैंगनी विकिरण अपक्रिया से पैदा होता है ओजोन परत, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण के द्वारा होता है। कहाँ पर? समताप मंडल में, नोट करेंगे। ये संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है, ठीक है, 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में देखेंगे, पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में जो होता है उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन के अणु O2 पर प्रहार करके उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। उसे कितने? 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। कथन फर्स्ट है। कथन सेकंड देखेंगे क्या कह रहा है, नोट करिए। कथन सेकंड क्या कह रहा है? दूसरे चरणों में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके ओजोन अर्थात O3 का निर्माण करते हैं, ठीक है। कथन थर्ड भी थोड़ा सा रखेंगे। ये क्रिया निरंतर जब तक चलती रहती है तब तक जो था समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रख लिखेंगे, ठीक है, देख लीजिए। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती है, ये भी रखे रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे जो मानक समय रहता है वो देखेंगे ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। वॉइस पॉल्यूशन जो होता है देखेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। उच्च तीव्रता की ध्वनि अवांछित शोर जो हमारे वातावरण में अशांति उत्पन्न करती हैं उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं? ध्वनि प्रदूषण, नोट करेंगे। उच्च तीव्रता की ध्वनि या अवांछित शोर जो हमारे वातावरण में अशांति उत्पन्न करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ध्वनि प्रदूषण कहलाती हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण को आप पता है किस में नापते हैं? इसकी इकाई डेसिबल होती है, dB जिसे कह सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डेसिबल होती है। जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है, नोट करेंगे। जेट उड़ान, ठीक है, इससे उत्पन्न शोर को सोनिक बूम कहते हैं। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन कथन में पूछा गया था, ठीक है। इससे उत्पन्न शोर को क्या कहते हैं? सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है, सोनिक बूम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ग्रीन मफलर, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार PCS में पूछा गया, 2 बार, RO में 1 बार। ग्रीन मफलर क्या होता है, ठीक है। अनियोजित औद्योगिक विकास, अत्यधिक मोटर वाहनों का प्रयोग, यांत्रिक दोष मुक्त विभिन्न प्रकार के वाहनों का परिचालन ध्वनि प्रदूषण करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों को रोपित करते हैं, नोट करेंगे। इसमें ध्वनि तरंगों का अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। ग्रीन मफलर्स कहलाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रीन मफलर आप रखेंगे। मृदा प्रदूषण भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो RO का पेपर हुआ था उसमें देखेंगे मृदा प्रदूषण के बारे में पूछा गया था, ठीक है।
इसमें मृदा प्रदूषण में क्या होता है, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग मृदा प्रदूषण का एक कारण माना जाता है। जितना उर्वरक प्रयोग करेंगे ये अत्यधिक प्रयोग जो होता है मृदा प्रदूषण का एक कारण है। ठीक है, ये प्रदूषण विभिन्न प्रकार के फसलों के माध्यम से मानव और पशुओं के आहार श्रृंखला में जा पहुंचती है। ठीक है, ये इसी तरह से जो था फसलों के माध्यम से पशु और मनुष्य में जा पहुंचती है। ठीक है, इससे होने वाले जो था विभिन्न प्रकार के गंभीर बीमारियां मनुष्य और पशु जो होते हैं ग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरक जैवनाशकों के अवशेष भूमिगत जल संसाधनों को भी क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इतना खतरनाक उर्वरक है। नाइट्रेट जो होता पेयजल को भी प्रदूषित करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट जो होता क्या करते हैं, पेयजल को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अकार्बनिक यौगिक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर जो था विपरीत प्रभाव डालते हैं। नोट करेंगे, जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं तथा कीटनाशक के जो था अवशेष जो थे मृदा रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर जो होता है विपरीत प्रभाव भी डालते हैं। ठीक है, आगे चलिए। फसल चक्र भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें समाहित है। ठीक है, फसल चक्र जो होता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित अवधि तक फसलों को इस प्रकार हेर फेर कर बोना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखकर अधिक उत्पादन किया जा सके। ठीक है, अधिक उत्पादन किया जा सके उसे फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, कोई एक निश्चित क्षेत्र है जिसमें हेर फेर करके जो होता है, कहने का मतलब एक फसल काटी है दूसरी फसल कोई वही है, तीसरी फसल वही है। ठीक है, जिससे जो था उसकी उर्वरक जो होता बरकरार बनी रहे, तब उसे हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। जिससे उसमें जो होता है अगर उर्वरा शक्ति बनाए रखेंगे तो फसल उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, उसे फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र के लाभ क्या है, ठीक है, देख लीजिए। खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी, पोषक तत्व और नमी का संतुलन बना रहेगा, दलहनी फसलों में मृदा की भौतिक दशा में सुधार होगा। ठीक है, खरपतवार कीटों और रोगों का नियंत्रण होगा, फसलों की अधिक पैदावार होगी, फसल उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, उपलब्ध साधनों को क्षमतापूर्ण उपयोग होगा। ठीक है, ये सभी इसमें रखे गए हैं। आगे देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेडियोधर्मी प्रदूषण ये सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु, पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, रेडियोधर्मी ये जो था मानव, पशु और पौधों में जो था आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण इतना खतरनाक होता है। ठीक है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी जो होता उत्पन्न कर सकता है, अनेक प्रकार के कैंसर उत्पन्न कर सकता है। पॉलीथीन देखेंगे, हेडिंग डालेंगे पॉलीथीन। ये मूलतः कार्बन हाइड्रोजन के अणुओं को मिलने से बनता है। पॉलीथीन क्या करता है, कार्बन और हाइड्रोजन के अणुओं के मिलने से बनता है। ठीक है, ये एथिलीन C2H4 का बहुलक होता है। नोट करेंगे, एथिलीन C2H4 का बहुलक होता है। पॉलीथीन में देखेंगे आप, अगर देखा जाए पॉलीथीन में एथिलीन के अणु आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं कि उनका जैविक रूप से अपक्षय नहीं हो पाता है। ठीक है, अपक्षय नहीं हो पाता। इसी कारण जो होता है प्लास्टिक की थैलियाँ उपयोग के बाद फेंके जाने पर स्वतः नष्ट नहीं होती हैं और पर्यावरण प्रदूषण का कारण भी बनती हैं। ठीक है, जब अपक्षय नहीं होगा तो कारण बनती है। पॉलीथीन इतना खतरनाक है। आगे देखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। स्वचालित वाहनों में एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए। स्वचालित वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड अर्थात शीशा का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, पीसीएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक। धुएं के साथ विमुक्त में ये लेड सबसे अविशाल धातु के प्रदूषक होते हैं। ठीक है, लेड के जो होता है, लेड के कारण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि जो होता प्रभावित होता है। शीशा के कारण जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी, मस्तिष्क भी प्रभावित होगी, पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। यूरो सेकेंड मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल के में सल्फर की मात्रा 0.05% होती है या कि इससे कम होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। नोट रखिएगा। प्रदूषक से होने वाली बीमारियां, ये मिलान करने के लिए आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
पारा से मिनीमाता रोग होता है, कैडमियम से इटाई रोग होता है, नाइट्रेट आयन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, फ्लोराइड नोट करेंगे, फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस होता है। क्या होता है? फ्लोरोसिस नोट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें प्रदूषक और प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड से जो होता है लीवर या किडनी की क्षति पहुंचती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड से जो होता है लीवर व किडनी की क्षति पहुंचता है, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर हो सकता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर हो सकता है। धूल कण से जो होता है श्वास संबंधी रोग होती है। सीसा से जो होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम फेल हो जाएगा, सीसा से केंद्रीय नर्वस सिस्टम नोट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो होते सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखे। आगे देखेंगे मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण नोट करेंगे। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण, मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को हम नोट करेंगे एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। जो मनुष्य जो होता है प्रदूषण उत्पन्न करता है उसको हम किस में रखते हैं? एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है। जैव निम्नीकरण रहित प्रदूषक को मुख्यतः मानव जनित प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इन प्रदूषक को या तो अपघटन नहीं होता है या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा अपघटन बहुत धीरे धीरे होता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वायु प्रदूषण नोट करेंगे। वायु प्रदूषण कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से मुख्यतः कार्बन नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। नोट करेंगे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से जो होता है मुख्यतः कार्बन व नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु में क्या होते हैं? व्याप्त होते हैं, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण होता है, ठीक है। जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के एक निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। नोट करेंगे जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के जो होता है निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो, क्या होता है? अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण कहते हैं। नोट करेंगे। आगे देखेंगे पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नोट करेंगे। बहुत ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जिसे पैन कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन प्रकाश रासायनिक धुएं से में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो आंखों में जलन और उत्तेजना पैदा करता है। नोट करेंगे प्रकाश रासायनिक धुएं में जो होता है उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो आंखों में जलन और उत्तेजना पैदा करता है, ठीक है। पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होते हैं। आगे देखेंगे प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक क्वेश्चन क्या क्या होते हैं। जो प्रदूषक के स्रोत सीधे वायु से में मिलते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कहने का मतलब होता है जो प्रदूषक स्रोत सीधे वायु में मिलते हैं वे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है। ये सभी क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, ठीक है। जबकि ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों या साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं वो क्या करते हैं? द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। कहने का मतलब जो प्राथमिक प्रदूषक से उत्पन्न होते हैं वो द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन अर्थात ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना ओजोन, ठीक है। पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जैसे पैन, ये क्या कहलाता है? द्वितीयक प्रदूषक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। फ्लाई ऐश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आरओ और पीसीएस में। फ्लाई ऐश कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक है जिसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते हैं। धुएं के साथ क्या करते हैं? हवा में तैरते हैं प्रदूषक। नोट करेंगे फ्लाई ऐश, ठीक है। कोयले के दहन से उत्पन्न प्रदूषक हैं, इसमें सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं जो धुएं के साथ हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है। कोयला आधारित ताप विद्युत घरों में उत्पन्न होने वाले इस सूक्ष्म पाउडर को से जीवों में श्वास संबंधी रोग होता है। देखना किससे कौन सा रोग होता है? जीव में श्वास संबंधी रोग होता है फ्लाई ऐश से, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। साथ ही ये पौधों के पत्तियों पर जमा होकर जो था प्रकाश संश्लेषण क्रिया को भी बाधित करते हैं फ्लाई ऐश। नोट करेंगे अगर उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को बाधित करेंगे तो सीधे सीधे पौधे जो होता है अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और हमें ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इससे वायु में मिलने से क्या करेंगे? हमको इसको वायु में मिलने से रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक
या अन्य कण निस्पंदन उपकरणों का प्रयोग जो होता किया जाता है। ठीक है, नोट करके लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइकेन या मास दोनों वायु प्रदूषक के महत्वपूर्ण जैविक सूचक होते हैं। लाइकेन और मास वायु प्रदूषण के महत्वपूर्ण जैविक सूचक होते हैं। यदि वातावरण में वायु प्रदूषण विशेषकर जो होता सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नोट करेंगे, ठीक है। सल्फर डाई कहने कि वायु प्रदूषक या विशेषकर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा देखा जाए बढ़ जाए तो लाइकेन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में। सिगरेट में धुएं में जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। जो सिगरेट के धुएं होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो एक हो गया कि सिगरेट का धुआं, किसी के सामने सिगरेट पी रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें पाई जाती हैं। साथ ही जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, एकोलीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं, नोट करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, एकोलीन, बेंजीन ये जो अस्थायी रसायन पाए जाते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं सिगरेट। आगे चलेंगे। अम्ल वर्षा, कोई एग्जाम बाकी नहीं है जिसमें अम्ल वर्षा की चर्चा ना हुई हो। ठीक है, जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे अम्ल वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसका पीएच मान 5 से 6 से कम होता है, पीएच मान 5 या 6 से कम होता है। वर्षा का जल शुद्ध नहीं होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर H2CO3, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नोट करेंगे हाइड्रोजन, ये अभी पूछा गया था आईएएस के एग्जाम में, 25 मई का जो पेपर हुआ था आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, अम्ल वर्षा। ठीक है, H2CO3 ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था। ठीक है, निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन व बादल के जल के साथ रासायनिक प्रक्रिया कर क्रम से सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल का बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। क्या, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड गैस में जो होता वायुमंडल में पहुंचती हैं, ऑक्सीजन व बादल के जल के साथ आपकी रासायनिक अपक्रिया कर लेती हैं और वो क्या बनती हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनती हैं या नाइट्रिक अम्ल बनती हैं। ठीक है, ये जो था पृथ्वी पर अम्ल वर्षा कहलाती हैं। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे आर्सेनिक, कई बार क्वेश्चन पूछा गया आर्सेनिक। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक कहलाता है। जो तब भूमिगत, ठीक है, ये आर्सेनिक का डाटा आया है करंट अफेयर में, हमने पढ़ाया है कि आर्सेनिक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में भी आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आर्सेनिक की मात्रा पश्चिमी बंगाल में, फिर उत्तर प्रदेश में भी आता है। तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक क्या करता है, आर्सेनिक होता है। यौगिक अवस्था में आर्सेनिक पृथ्वी पर अनेक स्थानों पर पाया जाता है। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, यह ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र के जल में, अनेक खनिजी जलों में मिश्रित रहता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। नोट करिए, ठीक है, ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। आर्सेनिक कई बार पूछा गया है, नोट करिए। WHO द्वारा फरवरी 2018 में जारी एक तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषित जल अर्जेंटीना, बांग्लादेश, चिली, चीन, भारत और मैक्सिको और यूएसए में मिलता है। नोट करिए। आगे देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछेगा सुपोषण या यूट्रोफिकेशन। चलिए, जब जल में जब जैविक अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण कहते हैं या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जैविक और अजैविक जब दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे हम शैवाल ब्लूम कहते हैं, एल्गी ब्लूम कहते हैं। अत्यधिक पोषक की उपस्थिति में
शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है, इसे शैवाल ब्लूम कहते हैं। ठीक है, देखेंगे शैवाल और जलीय पौधे श्वसन क्रिया के लिए पूरी तरह से जल के ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं। ये विषैले पदार्थ भी जलाशय में निष्कासित करते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जंतु क्या करने लगते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखेंगे आगे ये क्वेश्चन बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइनें सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित हैं, आप पढ़ते जाइएगा। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई होती है बीओडी, बायो ऑक्सीजन या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी का अत्यधिक होना जल में संक्रमित होने का, अगर मान लीजिए ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है जल में, तो जाहिर से बात जल क्या है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, बीओडी की जो होता है सर्वाधिक मात्रा गंगा नदी में कानपुर से लेकर प्रयागराज के मध्य में पाई जाती है। बीओडी के अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो होता है कानपुर में, इसके बाद प्रयागराज तक जो होती सबसे ज़्यादा बीओडी की मांग है। ठीक है, नाक नी संलक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाक नी जो होता संलक्षण, ये फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके, फ्लोराइड, नोट करेंगे, फ्लोराइड प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न। यद्यपि फ्लोराइड का तत्व पानी में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है, जो मसूड़ों या दांतों को संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, परंतु अगर अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग जो होता है कारण बनता है। अधिक इसमें सांद्रता पाई जाए तो क्या करता है, फ्लोरोसिस नामक क्या करता है, एक रोग बनता है। ठीक है, फ्लोराइड के लगातार उपयोग से हड्डियों के जोड़ विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आ जाती है, और उच्च फ्लोराइड के संग्रहण से ही पैरों के मुड़ने के कारण होता है, जिसे नाक नी संलक्षण कहते हैं। ठीक है, पैरों के मुड़ने का कारण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाक नी संलक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये नाक नी संलक्षण फ्लोराइड की कमी, बस इतना फ्लोराइड पे ध्यान रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसे बहुत कम पूछा गया, ये पूछा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो होता यूएनसीईडी की बैठक में जो होता स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का जो होता निर्णय लिया गया, जिसे हम विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है, आगे देखेंगे। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी होती है, क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। नोट करेंगे, जो पीने के पानी आरओ के पानी पीते हो उसमें जो था प्रयोग में लाने वाली गैस कौन है, क्लोरीन गैस। ठीक है, या तो फिर ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस जो होता है जल शोधन के प्राथमिक चरण में जीवाणुओं को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। जो क्लोरीन गैस होती है वो जीवाणुओं को क्या करती है, निष्क्रिय कर देती है। ठीक है, आगे देखेंगे जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण वर्ष 1974 में अधिनियमित किया गया था। इसे 1988 में जो होता है संशोधित भी किया गया था। आगे देखेंगे जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु विधियाँ, ताप तथा अन्य भौतिक कारणों के द्वारा पानी को गर्म करिए, रख दीजिए। परावैज्ञानिक कीड़ों या रेडियोधर्मी आयन द्वारा भी कर सकते हैं। रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके भी जो होता है जल को जीवाणु मुक्त कर सकते हैं। ये सारी विधियाँ जल मुक्त करने की विधियाँ हैं। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका गठन तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के अध्यक्षता में फरवरी 1985 में किया गया था। सितंबर 1995 में इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये भी पूछा गया है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ठीक है, NGRBA, इसका गठन जो था 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण अधिनियम 1986 धारा 3 के अंतर्गत किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 फरवरी 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, धारा 3 क्लाउज 3 के अंतर्गत किया गया था। नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, नोट करिए। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से 1993 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1993। आगे देखेंगे, गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। इसके प्रथम चरण का उद्देश्य गंगा के जल को स्वच्छ करना था, प्रथम उद्देश्य था। और द्वितीय चरण की शुरुआत जो था वर्ष 1993 में हुई। द्वितीय चरण के तहत गंगा की प्रमुख सहायक नदियां यमुना, गोमती, दामोदर को भी जो होता है इसमें शामिल किया गया था। आगे चलें, पर्यावरण संस्थान एवं संगठन, ये क्वेश्चन नीरी जो था बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, नीरी बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है, जो नीरी है, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, ठीक है। नीरी जो होता है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। नोट करेंगे, किसके? भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे देखेंगे, WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। ये पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। इसका मुख्यालय जो होता है जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा या स्विट्जरलैंड में। WMO नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। WMO मुख्यालय जरूर याद करिए, और सभी याद है आपको है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1972 में की गई। इसका उद्देश्य, इसका मुख्यालय देख लेंगे नैरोबी अर्थात केन्या में है। नोट करेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, स्थापना 1972 में, मुख्यालय नैरोबी अर्थात नैरोबी केन्या में। हो गया, आगे चलेंगे। पर्यावरण संस्थान एवं संगठन, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। नोट करेंगे, राजस्थान के जोधपुर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट कहाँ पर है? नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 1980 को हुई थी। आगे देखें, पर्यावरण सूचना प्रणाली, ठीक है, NVISA का जो था जनसंख्या पर्यावरण के केंद्र IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉल्यूशन साइंसेस, जिसे IIPS के मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन IMO वर्ष 1948 में जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समझौते के तहत औपचारिक रूप से गठन किया गया था। नोट करेंगे, जिनेवा में 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन समझौते के तहत किया गया था, लेकिन वर्ष 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन कर दिया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय याद रखिएगा लंदन में है, ब्रिटेन में है। मुख्यालय जरूर याद कर लीजिएगा। नोट करेंगे, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, नोट करिए, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? कहाँ पर है? गुजरात प्रांत के जामनगर में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री तटीय क्षेत्र में जैव विविधता की सुरक्षा करना। केंद्र सरकार के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्री के साथ भागीदारी में ये शुरू किया गया था, ठीक है। आगे चलें, पुरस्कार देख लेंगे, थोड़ा सा पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1987 में यह स्थापित इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देने के लिए दिया जाता है। पर्यावरण में जो होता है क्षेत्रों में जो सर्वाधिक योगदान देता है वो जो होता है उन्हें जो होता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। 1987 से स्थापन किया गया था, बस इतना याद रखिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया जाता है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है। इसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। कहाँ? स्वच्छ
प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार हरित क्रांति में, नोट करें, हरित क्रांति में विशेष योगदान देने के कारण नॉर्मन बोरलॉग के नाम से कृषि क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नोट करेंगे, कृषि क्षेत्र में। टाइलर पुरस्कार जो होता है पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने हेतु जो होता दिया जाता है। पर्यावरण की सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए जो है इसको टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। वैश्विक 500 ग्लोबल 500 का पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, नोट करेंगे, ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। ये पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा 1987 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, कौन सा, अर्थात वैश्विक 500। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। आगे देखेंगे, महत्वपूर्ण दिवस विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। नोट करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के प्रथम सोमवार, जो अक्टूबर में प्रथम सोमवार पड़ेगा उसी दिन मनाया जाएगा। विश्व तंबाकू निरोध दिवस, इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 31 मई को, प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निरोध दिवस। विश्व शौचालय दिवस जुलाई 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी के लिए स्वच्छ संकल्प के माध्यम से 19 नवंबर को जो होता है विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नोट करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ठीक है, ये केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 5 अक्टूबर को जो होता मनाया जाता है विश्व राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। ओजोन गैस, हेडिंग डालिए, ओजोन गैस। ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर, ठीक है, बनने वाली गैस जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, निचले वायुमंडल में ये खतरनाक दूषक हैं, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में सूर्य के हानिकारक परावैंगनी किरणों और अल्ट्रावायलेट रेंज को कीड़ों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को क्या करती हैं? बचाती हैं ओजोन। ठीक है, ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है ओजोन। ठीक है, समताप मंडल में देखेंगे ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण द्वारा होता है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण किसके द्वारा होता है? परावैंगनी विकिरण के द्वारा होता है, 10 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक जो होता है। नोट करेंगे, समताप मंडल में ओजोन स्तर को हम प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। ठीक है, ओजोन के स्तर को क्या प्राकृतिक रूप से किससे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा विनियमित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार का दीजिए। ओजोन परत को हम डॉप्सन इकाई से जो होता है नापते हैं, मापा जाता है। ओजोन परत को छेड़ता के लिए उत्तरदायी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हैलोन, ठीक है, हैलोन 1211। फिर नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ट्राई क्लोरोएथिलीन, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सभी जो होते हैं क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, अर्थात ओजोन परत को संरक्षण करते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, संरक्षण नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार PCS और RO में दोनों में पूछा जाता है। नोट करिए, टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW कैंट मूर ने नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। नोट कर लीजिए, टोरंटो विश्वविद्यालय, क्वेश्चन पूछा गया, टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW कैंट मूर ने के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं ने 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो का पता लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आगे चलें, ग्रीन हाउस गैस और स्रोत, कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेटर से निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से जो होता निकलता है, जलमग्न धान के खेत से निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है? ईंट के भट्ठे से निकलता है। आगे देखेंगे,
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। इस बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यद्यपि बायोम सभी क्षेत्रों में पौधों के जीवन और उसकी संरचना में क्षमता पाई जाती है। ये जो होता बायोम पादप प्राणियों के विकास में वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा उच्च तापमान बना रहता है, ठीक है। कौन सा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की बात करें, इसमें जो ये बायोम भूमध्य रेखा के निकट है। कहाँ है? भूमध्य रेखा के निकट है। 10 से लेकर उत्तरी 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत भाग है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों को जैविक पदार्थ अधिकतम होते हैं, ठीक है। इस पारिस्थितिकी तंत्र पौधों का जो होता है जैविक पदार्थ अधिकतम होता है, ठीक है। ज्वारी वन डेल्टा प्रदेशों और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। इन्हें मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ज्वारी वन को किसमें? मैंग्रोव वनस्पतियों के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियां सर्वाधिक क्षेत्र सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। इन वनों में सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष विशेष रूप से पाए जाते हैं। पीसीएस 2024 में क्वेश्चन है, पीसीएस का क्वेश्चन है 2024 का। हाँ, 2024 में सुंदरी वन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे चलेंगे। गोवा का चोराव द्वीप पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। नोट कर लेंगे। इसमें जो होता है गोवा का जो होता चोराव द्वीप जो होता पूरी तरह से संरक्षित और कच्छ वनस्पति क्षेत्र होता है, ठीक है। आगे देख लेंगे इसमें। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये साधारणतः भारत, म्यांमार, थाईलैंड, दक्षिण पूर्व एशिया अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों को उगने वाले वृक्ष को चौड़ी पत्ती और पर्णपाती होते हैं, ठीक है। चौड़ी पत्ती और पर्णपाती होते हैं। आगे देखेंगे इसमें वन कहाँ वन और क्षेत्र की बात करते हैं, देखेंगे। आर्द्र वन कहाँ पाया जाता है? दक्षिण पश्चिमी घाट पर। चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं तराई दुआर में। घास के प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं पूर्वी दक्कन पठार में। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं साइलेंट वैली में, ठीक है। क्या होते हैं? साइलेंट वैली में। शंख वृक्ष पाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं सुंदरबन में। पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में। नोट कर लेंगे, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आर्द्र वन दक्षिण पश्चिम घाट, चौड़ी पत्ती वाले वन तराई दुआर में पाए जाते हैं। तराई दुआर में। घास के प्रदेश कच्छ के रण में। शुष्क सदाबहार वन पूर्वी दक्कन पठार में। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में। शंख वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पतियाँ सुंदरबन में। पतझड़ जो होता है वन राजस्थान में। आवेदन करेंगे। नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाते हैं, ये नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन, वे साधन जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं, भविष्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। विकास के चरणों के आधार पर प्राकृतिक संसाधन निम्न समूह में विभाजित किया जा सकता है। किसमें? संभाव्य संसाधन, वास्तविक संसाधन और आरक्षित संसाधन, ठीक है। आरक्षित संसाधन। आगे देखेंगे इसमें हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जीवमंडल रिजर्व, संरक्षण अधिनियम और अन्य चीज़ें। चलेंगे। वन संरक्षण अधिनियम। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया था। यद्यपि 25 अक्टूबर 1980 तिथि से जो था ये प्रभावी किया गया, ठीक है। कब? 25 अक्टूबर 1980 से जो था प्रभावी किया गया वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है। आगे राष्ट्रीय वन नीति 1988, इसके अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल को कम से कम 1/3 भाग पर वन होने का आवश्यक होता है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के द्वारा कितने भाग पर जो होता है वन होना आवश्यक है? 1/3, कहने का मतलब 33.33%, ठीक है। 33% पर वन होना आवश्यक होता है, ठीक है। नोट करेंगे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये निर्धारण 2/3 होते हैं, ठीक है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में ये निर्धारण 2/3 हैं, ताकि अपवर्दन और भूस्खलन को क्या करें? रोका जा सके, ठीक है। आगे देखेंगे। राष्ट्रीय वन नीति 1952, इस नीति के अनुसार वनों को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है।
किसमें? 3 वन में। देखेंगे संरक्षित वन, कौन से वन हैं, अर्थात संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन और वृक्ष वन। ठीक है, ये वनों में जो होता रोक। आगे देखेंगे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीवों को तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया है। ठीक है, वन्यजीवों को तस्करी, अवैध शिकार और उनके रक्षा के लिए किस अधिनियम के द्वारा रखा गया है? नोट करेंगे, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं इसमें। ठीक है, आगे देखेंगे वन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। ठीक है, व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। ये ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के तट पर प्रवास करती है। प्रत्येक वर्ष मार्च से मई के दौरान ये भारत के गुजरात के तट पर आती हैं। नोट करेंगे, ठीक है, मार्च और मई नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेल शार्क कब आती हैं? मार्च से मई के दौरान जो होता है ये भारत के गुजरात के तट पर आती हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में ये प्रवास करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया, 2 बार पूछा गया, कई बार नहीं मतलब, लेकिन पूछा जाएगा। ठीक है, भारत का जो होता है सबसे बड़ा बाघ आवास जो था आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। नोट करेंगे, भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागा अर्जुन सागर और श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, आगे देखेंगे बाघ आरक्षित क्षेत्र बांदीपुर कर्नाटक में मिलान करने के लिए आएगा, पीसीएस में सब में आता है। मेलघाट महाराष्ट्र में, बुक्सा पश्चिमी बंगाल में, पखोई जिसे पक्के अरुणाचल प्रदेश में, नमेरी आसम में और दम्फा मिजोरम में। देख लीजिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको जो होता है आप पूरी तरह से दिमाग में रखेंगे, गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे चलें। घटनाएं, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता अधिनियम 2002। बताइए कमेंट करके कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। अब तक यूपी पीसीएस लोक सेवा आयोग ने इसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, कमेंट में बताइए। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते हो तो कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो बताना पड़ेगा। ठीक है, मानक ध्वन स्तर, शांत क्षेत्र में दिन के समय 50, रात के समय 40, आवासीय क्षेत्र में 55 और रात के समय 45, और वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 और इसमें 55, डीबी में नापेंगे। ठीक है, आगे औद्योगिक क्षेत्र में 75 और रात में 70 होना चाहिए। ठीक है, मानक होना चाहिए। ई नोच क्या होता है? ई नोच, ई लग गया किसी के आगे, ई लग गया तो समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक, किसी के आगे ई प्रशासन, ई नोच कुछ अगर तो वो समझ लेना इलेक्ट्रॉनिक हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नोच एक पोर्टेबल उपकरण होता है जो दुर्गंध की तीव्रता को मापता है, जो क्या करता है? दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। ठीक है, इसका विकास जो था मुख्य उद्देश्य लुगदी एवं कागज उद्योग में काम कर रहे हजारों कामगारों को स्वास्थ्य की रक्षा करना है। ठीक है, कागज या लुगदी उद्योग में हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथिल मरकैप्टन, डाई मेथिल सल्फाइड, डाई मेथिल डाई सल्फाइड जैसे गैसें उत्पन्न होती हैं। छोड़ना कितना कागज और लुगदी उद्योग में देख लीजिए क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, मेथिल मरकैप्टन, डाई मेथिल सल्फाइड, डाई मेथिल डाई सल्फाइड गैसें उत्सर्जन होती हैं। ठीक है, बहुत जो होता है यह उपकरण सूंघ कर अस्थिर कार्बनिक यौगिकों और दुर्गंधकारी पदार्थों का पता लगाती है। ई नोच कहलाती है। नोट करिए, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नाम जानते हैं ना, साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवेश करते हैं। सर्दियों में जो होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में जो सारस होते हैं साइबेरियन वो आते हैं। यह स्थान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक आवास है। भरतपुर में पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, साइबेरियन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य याद कर लीजिएगा। बता दे रहे हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कई बार पूछा गया, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। गिर राष्ट्रीय गुजरात में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में,
बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, ठीक है, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में, कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है, गुइंदी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में, ठीक है, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में, ठीक है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर, केरल में। नोट कर लीजिए। नोट करिए, हो गया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट 1936 में उत्तराखंड में बना था, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो था 1936 में उत्तराखंड में बना था, जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। पहले इसे हैली के नाम से जाना जाता था, पहले इसे किसे, हैली के नाम से जाना जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, ये भी क्वेश्चन है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान हो गया। आगे चलें, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, हेडिंग डालिए, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र आनुवांशिकी विभिन्नता से संबंधित होते हैं, आनुवांशिकी विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों के आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने जो था अब तक 18 जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें निम्न 12 को यूनेस्को में MAB कार्यक्रम के तहत जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में विश्व संजाल में सम्मिलित किया गया है, ठीक है, संजाल में सम्मिलित किया गया है। नोट करेंगे, 12 यूनेस्को के MAB में कार्यक्रम के तहत है, नोट कर लीजिएगा। देखिए कौन कौन है, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, ठीक है, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ठीक है, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, ठीक है, पन्ना, ये 12 जो MAB में सम्मिलित हैं, नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान जो होता है, इंग्लैंड के क्यू में स्थित रॉयल बोटेनिकल गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी। नोट करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ है, इंग्लैंड में क्यू, कहाँ, क्यू में स्थित है, जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन में स्थापना 1759 में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था, ठीक है, 2003 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में घोषित किया है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट की संरक्षण संबंधी समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम घाट की पारिस्थितिकी की संरक्षण के लिए जो था 2 समितियों का गठन किया गया था। 2011 में माधव गढ़िगल समिति, 2013 में कस्तूरी रंगन कमेटी। नोट करेंगे, 2 समितियां बनाई गई थी। 2011 में माधव गाडिगल समिति बनाई गई थी, 2013 में कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। जहां गाडिगल समिति ने संपूर्ण पश्चिमी घाट क्षेत्र को पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील जो था मनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। वहीं कस्तूरी रंगन कार्य समूह ने पश्चिम घाट को प्राकृतिक लैंडस्केप के भाग 90% को ही जो था पारिस्थितिकी तंत्र में संवेदनशील माना था। नोट करेंगे, दर्द निवारक दवा मॉर्फिन या कैंसर उपचार की दवा जो था टैक्सोल का निर्माण पादपों द्वारा किया जाता। नोट करेंगे, जो दर्द निवारक दवा होती है मॉर्फिन के द्वारा किया जाता है, और कैंसर के उपचार के लिए जो होता है टैक्सोल का निर्माण किससे किया जाता है, पादप से किया जाता है, पादपों से किया जाता है। आगे देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व के अंतर्गत नैयार, पिपारा और सैदुर्न अन्य प्राणी अभ्यारण्य कलाकड़, ठीक है, मुंथुदुरई बाघ रिजर्व में आते हैं। नोट कर लीजिए। आगे देखेंगे, भीतरकनिका उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। भीतरकनिका उद्यान यह उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। ये एक रामसर स्थल है। नोट करेंगे, भीतरकनिका उड़ीसा में है, केंद्रपाड़ा जिले में है, ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी डेल्टा के क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है भीतरकनिका, ये रामसर स्थल में शामिल है। भीतरकनिका उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा।
आगे चलें। ऊर्जा संसाधन, ये क्वेश्चन पेट के एग्जाम में भी पूछा गया था, देख रहे थे, पेट में बहुत बार पूछा जाता। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन कौन से अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते? कोयला, अनवीकरण फिर से जो होता नवीकरणीय ना किया जा सके, ठीक है। अनवीकरण मतलब फिर से खत्म हो जाएंगे तो फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अनवीकरण ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, शैल गैस, ये सब समाप्त हो जाएंगे तो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है पुनः जो होता है उत्पादन किया जा सकता है। पवन ऊर्जा, जब पवन समाप्त हो जाएगा तब मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाएगा। सौर ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो फिर जीवन समाप्त हो जाएगा। जल विद्युत समाप्त हो जाएगा तो समाप्त। बायोगैस, भूतापी ऊर्जा, ठीक है। और ज्वारी ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ये जो होते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। फिर इन्हें उत्पादन किया जाएगा, जब खत्म हो जाता है फिर उत्पादन किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन की एक बात होती है, एक होती है जीवाश्म ईंधन। देखेंगे जीवाश्म ईंधन क्या होता है, थोड़ा सा इसमें चर्चा कर लेते हैं। जीवाश्म ईंधन पौधों के उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधों के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन होते हैं, ठीक है। जो पड़े थे पौधे के वे जीवाश्म जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है, हजारों साल से दबे हुए होते हैं। सौर ऊर्जा में थोड़ा सा देखेंगे। सर्वाधिक व्यापक और असीमित स्रोत, एक अच्छे प्राकृतिक संसाधन, सौर विकिरण से प्राप्त होता है, प्रदूषक रहित होता है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक प्रदूषण होता है, ठीक है। और फोटोवोल्टिक तकनीकी, सूर्य के प्रकाश के सौर ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। फोटोवोल्टिक तकनीकी, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कर्क रेखा मकर रेखा के बीच स्थित दोनों देशों का समूह है, ठीक है, देशों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित देशों का समूह जो होता है। याद रखना, कर्क और मकर रेखा के बीच के जो स्थित देश होंगे उनका एक समूह होता है, ठीक है। इनका उद्घाटन 30 नवंबर 2015 को हुआ, पेरिस जलवायु सम्मेलन में हुआ था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुआ था, ठीक है, नोट करेंगे। आगे देखेंगे, इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में है। पहला शिखर सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा में हुआ था, नोट कर लीजिएगा। जेट्रोफा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जेट्रोफा बायोडीजल, जेट्रोफा के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बायोडीजल की फसल है, पुष्पी पादपों की प्रजातियों का पौधा है, सूखा या विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है बायोडीजल, ठीक है। बीज 27 से 40% जो होता है तेल निकलता है बीज से। तेल डीजल के इंजनों में प्रयोग होते हैं, बायोडीजल में परिवर्तन होता है, ठीक है। जेट्रोफा नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे, बायोगैस, मुख्य अंश क्या है बायोगैस का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। बायोगैस का मुख्य गैस कौन होता है, मीथेन होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बायोगैस कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बायोगैस, ठीक है। बायोमास सीवेज, जीव जंतुओं के अवशिष्ट, लकड़ियाँ, कृषि या घरेलू अवशिष्ट, ठोस अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट, ये बायोमास कहलाते हैं, नोट कर लेंगे। बायोमास सीवेज, जीव जंतुओं के अवशिष्ट, लकड़ियाँ, कृषि, घरेलू अवशिष्ट, ठोस अवशिष्ट, औद्योगिक अवशिष्ट बायोमास कहलाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हरित ईंधन, बहुत इंपॉर्टेंट हरित ईंधन चलेंगे। एथेनॉल, ये एक प्रकार का प्रसिद्ध अल्कोहल होता है, अन्य नाम इसका है एथिल अल्कोहल होता है। उपयोग हरित ईंधन के रूप में होता है। स्रोत शक्कर युक्त पदार्थ, स्टार्टर युक्त पदार्थ जैसे गन्ने की शक्कर, ग्लूकोज, सोरा, महुआ के फूल आदि से जो होता है एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। इनसे जो होता है एथेनॉल प्राप्त होता है, नोट कर लीजिएगा। एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य स्रोत जो होता है पाइन, करंज, फर्न का किण्वन से भी जो होता है ये प्राप्त होते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट 5 स्टार का देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन
ना कि दहन के माध्यम से, रासायनिक अपक्रिया के माध्यम से विद्युत का उत्पादन, ना कि दहन के माध्यम से, उसे फ्यूल सेल कहा जाता है। हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन है, नोट करेंगे फ्यूल में हाइड्रोजन समृद्ध ईंधन है। विद्युत दृश्य धारा के रूप में उत्पादित होता है, विद्युत किसमें, दृश्य धारा के रूप में उत्पादित होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन है क्या, थोड़ा सा देख लीजिए। जब हवा में हाइड्रोजन जलता है तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है। ठीक है, हवा में जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके जल का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ठीक है, उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन होता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड 2003 में गठित हुआ था। हाइड्रोजन गैस भविष्य का ईंधन कहा जा रहा है। हाइड्रोजन गैस को क्या करा, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नोट करेंगे, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन गैस को, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण संगठन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करिए, लास्ट पेज है पर्यावरण संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्टॉकहोम में हुई मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ठीक है, ये जो होता है पुरस्कार स्वरूप जो होता है, देखें क्या देता है, ग्लोबल पुरस्कार देता है 500 का, 1987 में स्थापित हुआ था। IUCN, जिसका पूरा फुल नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना 1948 में मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली संकटग्रस्त जीव जंतुओं को संबंधित सूची की पुस्तक है, जिसे हम रेड डाटा बुक जारी करता है। कौन, IUCN, नोट कर लेंगे, रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, ये आप जानते हैं। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है, ये याद रखना। IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसको पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त है लेकिन उसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेकिन ये जो होता है महासभा का। ठीक है, आगे चलेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड, ये आप जानते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका गठन 1961 में स्विट्जरलैंड में एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में हुई थी। स्लोगन इसका क्या है, फॉर ए लिविंग प्लेनेट। विशेष क्या है, विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र संरक्षण संगठन है, स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। कौन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, आगे देखेंगे साइट्स भी क्वेश्चन पूछा गया है। वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन होता है। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। प्रथम कन्वेंशन इसका 1973 में वाशिंगटन में हुआ था। इस संगठन को, इसे हम वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है, साइट्स को। ठीक है, वाशिंगटन संगठन, इसका सचिवालय जो गुरुग्राम हरियाणा में है। कहाँ है, गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, जल संरक्षण के बारे में कुछ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक 22 मार्च को। प्रथम विश्व जल दिवस मनाया गया था 22 मार्च 1993 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, वर्तमान नाम इसका है केंद्रीय राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। पहले केंद्रीय गंगा प्राधिकरण था, वर्तमान नाम दूसरा है। स्थापना 1950 में। संस्थापक प्रधानमंत्री राजीव गांधी, प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उद्देश्य क्या होता है, प्रदूषित नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों को प्रदूषण उपशमन कार्यों के जरिए नदियों के जल की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना। ठीक है, आगे देखेंगे राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण। ठीक है, इसका गठन 20 फरवरी 2009 में। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करना। ठीक है, कार्यप्रणालियाँ, गंगा नदी की योजना, वित्त, निगरानी और नियामक कार्य। सदस्य कौन है, गंगा के प्रवाह मार्ग में आने वाले सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नोट करेंगे। ठीक है, गंगा में के किनारे जो भी जहाँ गंगा बहती हैं वहाँ के सभी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। नमामि गंगा, इसकी घोषणा जो होता है केंद्रीय बजट 2014-15 में हुई थी। प्रावधान, निर्मल धारा, ग्रामीण क्षेत्रों का सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अवशिष्ट प्रबंधन, नगर पालिका द्वारा सीवेज प्रबंधन, ये जो होता है प्रावधान इसमें किया गया नमामि गंगा में। गंगा कार्य योजना, प्रथम चरण 1985 में, द्वितीय चरण अप्रैल 1993 में, द्वितीय चरण में गोमती एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान 1993 में अनुमोदन किया गया था। नोट करेंगे। यमुना कार्य योजना, प्रथम चरण 1993 से प्रारंभ, द्वितीय चरण 2014 से, तृतीय चरण 2016 से प्रारंभ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना, गंगा कार्य योजना।
गंगोटिक डॉल्फिन गंगेटिक डॉल्फिन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वैज्ञानिक नाम इसका प्लानिस्टा गंगोटिका है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम 1997 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गंगा डॉल्फिन को। ठीक है, विभिन्न पुरस्कार की बात कर लेते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी परिवहन पुरस्कार, ये जो होता है परिवहन के क्षेत्र में योगदान देने वाले को दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार हमने पढ़ा दिया है। ठीक है, राजीव गांधी ग्लोबल ए पुरस्कार सभी पढ़ा दिए। प्रमुख दिवस आप जो होता है अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा प्रमुख दिवस के बारे में। ठीक है, हम थोड़ी से इसमें शब्द और व्यक्ति से संबंधित पढ़ाएंगे। ठीक है, हरित विकास W एडम्सन, पारिस्थितिकी तंत्र A.G. टॉन्सले ने दिया था। पारिस्थितिकी नीश जोसेफ ग्रीनली ने दिया था। ग्रीन हाउस गैस जोसेफ फ्लोरियन ने दिया था। इकोलॉजिक एर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक है, इनके बारे में हम बताते रहे आपको। जैव विविधता शब्द जो था वाल्टर रोशन ने दिया था। बायोस्फीयर रिजर्व जो था एडवर्ड सोएस ने दिए थे। प्राकृतिक कृषि के आविष्कारक जो होता है कौन दिए थे, मासानोबु फुकुओका, जापान के रहने वाले। ठीक है, आगे चलेंगे। ये जो था स्थान और विभाग भी थोड़ी सी बता दे रहे हैं, ये भी जो था क्वेश्चन मिलान के लिए आता है। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है। जोधपुर में शुष्क और वनस्पति वन अनुसंधान संस्थान है। जोरहाट में जो होता है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान है। देहरादून में जो होता है वन अनुसंधान संस्थान है। बेंगलुरु में जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस, ठीक है, वुड साइंस टेक्नोलॉजी है। कोलकाता में जो होता है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग है। कोयम्बटूर में जो होता है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री बिल्डिंग है। ठीक है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो है। ठीक है, नोट कर लेंगे। नागपुर में बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान है नागपुर में। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रमुख अधिनियम देख लेंगे। प्रमुख अधिनियम ये भी इम्पोर्टेंट है। 1927 में भारतीय वन अधिनियम, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक, क्यूक सीरीज में हमने इसको बताया था। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 2002 में जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, ये सब हमने बता दिया था। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अंटार्कटिक में भारत के अनुसंधान। दक्षिण गंगोत्री स्थापना 1983-84 में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। कहाँ पर? अंटार्कटिका में। नोट करेंगे, अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान। दूसरा मैत्री, इसकी स्थापना 88-89 में। तीसरा भारतीय स्थापना 2012 में की गई थी। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारत। ठीक है, ये जो होता आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ये आपका जीव विज्ञान समाप्त हो गया। सॉरी, जीव विज्ञान करें, इन्वायरमेंटल पर्यावरण जो होता है आप समाप्त हो गया। अब इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेगा, बस आपको जो होता है भारत का भूगोल पढ़ें, विश्व का भूगोल पढ़ें, पर्यावरण पारिस्थितिकी पढ़ लें। ठीक है, आज एक और कोई चैप्टर जो होता है समाप्त किया जाएगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि 15 तारीख तक पूरी तरह से पढ़ाकर ख़त्म हो जाएंगे और एक दिन में 4-4 या 5-5 टेस्ट जो होता हम लोग लगाएंगे। ठीक है, टेस्ट जो होता लगाएंगे। और आज करेंट का टेस्ट लगाएंगे हम लोग। करेंट आप पढ़ लिए, इसलिए करेंट का टेस्ट जो होता आज जारी रखा जाएगा। तो अगर आप देखेंगे चैनल पर हमारे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करके जो होता देखिए, कमेंट जरूर बताइए। कमेंट में नहीं बताते हैं आप क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, या कहाँ जो होता और भी मैटर आपको देना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे हो जाएगा, कैसा वीडियो लगे ज़रूर कमेंट बताइएगा कि मैटर कैसा आपके पास पहुंच रहा है, इसमें बताइएगा। और प्रीवियस में जो लड़के पढ़े 2024 में हमसे PCS में प्रीलिम्स के लिए, उनसे पूछिएगा, वो भी लोग कमेंट करेंगे क्या अभी जो होता RO में आपको कैसा जा रहा है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज में जा रहा है। ठीक है, तो आप तभी हम बता पाएंगे और मैटर डाल पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।